या हेलो। एक गहरी बात बोलूं। हर मुश्किल में हंसने वाले लड़के 4 फुट की लड़की के लिए फूट फूट कर रोते हैं। तो फन इन पाठशाला के किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की की ऐसी नौबत ना आए कि उसे बेवजह किसी का इश्क या किसी की मोहब्बत फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दे। तो हूं तो मैं वैसे आपका भैया, इसीलिए पढ़ाई के साथ सारा ज्ञान देना मेरा दायित्व बनता है। इसीलिए थोड़ा मैं पढ़ाई के मोड़ से इश्क की तरफ रूबरू हो जाता हूं, क्योंकि आज का जो माहौल है, जिस माहौल में बच्चा घिरा हुआ है, अपने कैरियर को लेकर समझ नहीं पाता, किसी भीड़ में अगर फंस जाता है तो वो है इश्क की भीड़। इसीलिए दोस्त मैं आपको वहां से दूर कर कर या एक मेंटल स्थिति को अच्छी तरीके से एक अच्छा डायरेक्शन देकर समझाता हूं और कोशिश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। तब तक के लिए शुरुआत करते हैं वेक्टर की सेकंड क्लास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन इन पाठशाला। तुम्हारा भैया सनी भैया नहीं रुकने देगा फिजिक्स का कोई भी पहिया। चलो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आज हम अच्छा पहले ये तो देख लो, कल हमने ये सब पढ़ लिया था। अब वेक्टर की सेकंड क्लास चालू होगी, वेक्टर सेकंड। ठीक है, ओके। लेक्चर लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एलईसीटी काफी है लेक्चर। ठीक है, अब देखो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कल हमने देखा कि वेक्टर को जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जब भी दो वेक्टर ऐड करने होते हैं तो किसका सर किसकी पूंछ मिलानी होती है, किसका पूंछ किसका सर मिलाना होता है, वो चीजें आप सारी समझ गए हो। आज जो समझाने वाला हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, मान लो ये मेरा ए वेक्टर है। चलो थोड़ा बड़ा बीच में बनाएंगे। मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, मान लो ये मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, बी वेक्टर किस एंगल पे है, इसको बोल रहा हूं मैं थीटा एंगल। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा प्यारे, और रिजल्टेंट क्या होगा, यानी कि रिजल्टेंट बनाने के लिए वेक्टर ए की पूंछ बी का सर मिलाना पड़ेगा। तो ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो देखो हमें यहां से ये तो समझ में आ गया कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, मतलब रिजल्टेंट जो आया उसकी डायरेक्शन क्या है। और डायरेक्शन यहां पे जो बताते हैं वो किस में बताते हैं, एंगल में। किस में बताते हैं, एंगल में। तो देखो ये जो यहां पे एक अल्फा एंगल होगा, कौन सा, एक अल्फा एंगल होगा, जो कि ये बता रहा है कि जो रिजल्टेंट आया है ना ए और बी को जोड़ने के बाद, वो ए से कितना एंगल बना रहा है। मान लो अगर यहां ए है 5, ए है 5, बी है 7, इन दोनों को जोड़ के कुछ वैल्यू आ रही है आपकी, मान लो 9। कितनी आ रही है, 9, जो कि रिजल्टेंट है। ठीक है, और डायरेक्शन अल्फा, अल्फा आ रहा है मान लो 43 डिग्री। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट है ना उसका मैग्नीट्यूड 9 है और उसका डायरेक्शन क्या है, 43 डिग्री एंगल फ्रॉम वेक्टर ए। वेक्टर ए से 43 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये उसकी डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन बताने का जो तरीका होता है वेक्टर्स में, वो किस किस फॉर्म में होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं पहले। डायरेक्शन, ठीक है, तो आपको लेफ्ट राइट अप डाउन के फॉर्म में बता रखी होगी। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के फॉर्म में बता रखी होगी, और एंगल्स के फॉर्म में बता रखी होगी। एंगल्स, थीटा इक्वल टू इतने डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंगल्स थीटा इक्वल टू ऐसे बोल रखा होगा 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 10 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, या फिर ऐसा भी बोल रखा होगा 4 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, डिग्री और रेडियन में डायरेक्शन दे रखी होंगी, तो थीटा डिग्री में हो या फिर रेडियन में भी दे सकते हैं, ऐसे है ना। तो इस तरीके से डायरेक्शन बताई जाती है। अब देखो, अब हमने जब ए और बी ऐड किया तो खास बात ये आती है, ए और बी ऐड करने के बाद मैग्नीट्यूड जो आता है वो कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूं, चीजें बड़ी सिंपल तरीके से। देखो ये ए वेक्टर है, मैंने क्या किया, अपनी तरफ से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री। ओ माय गॉड, एक चीज तो आपको बताई ही नहीं मैंने। इस डायग्राम को समझने से पहले हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी समझना पड़ेगा, हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी समझना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बिना बकबक किए।
मैं आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझाऊंगा पहले, फिर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो अपना ट्राइंगल लॉ होगा उसका एक प्रूफ होता है वो बताऊंगा। रिजोल्यूशन वेक्टर की बहुत जरूरत है, इसीलिए बताना पड़ रहा है मुझे बीच में ही रिजोल्यूशन वेक्टर। तो देखो एक्चुअली में रिजोल्यूशन वेक्टर होता क्या है, तो बड़े प्यार से समझने की कोशिश करो। जैसे कि मानो मेरे पास ये कोई एक ब्लॉक है ना, मेरे पास फोर्स एफ लग रहा है, एफ क्या लग रहा है, फोर्स एफ, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। अगर मान लो मेरे पास कोई ब्लॉक है, मेरे को उसे खिसकाना है, तो एक और फोर्स लग रहा है मेरे पास, जो कैसा लग रहा है, किसी एंगल पर लग रहा है, किसी एंगल थीटा पर लग रहा है। तो जब थीटा एंगल पर फोर्स लग रहा है तो इसे हमें रिजोल्व करना आना चाहिए। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, यानी कि फोर्स क्या है यहाँ पे, वेक्टर। तो इसे दो फॉर्म में रिजोल्व कर सकते हैं, एक तो एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। तो देखो प्यारे, रिजोल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी वेक्टर, जैसे कि यहाँ फोर्स एफ वेक्टर है, तो कोई वेक्टर अगर किसी एंगल पर लग रहा है, थीटा एंगल पर, है ना, मान लो ये बंदूक की गोली है, ठीक है, बंदूक की गोली है, इस बंदूक की गोली पे बढ़िया तरीके से स्ट्राइकर ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, बंदूक की गोली ऐसे ही जा रही है, ठीक है, बंदूक की गोली ऐसे जा रही है, तो फोर्स इस एंगल पे लग रहा है, थीटा, हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे। अब ये जो फोर्स है ना, इसे दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। याद रखना कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। देखो एक तो होती है एक्स एक्सिस, आपको पता है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, कंपोनेंट का मतलब दो हिस्से, दो भागों में रिजॉल्व कर रहे हैं, यानी कि इसे दो भागों में तोड़ रहे हैं। सारी भाषाएं समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन जब भाषा में आए ना तो कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो जब मान लो इस फोर्स को मैं एक्स वेक्टर में तोड़ूंगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में तोड़ूंगा, तो मैंने क्या किया, इस फोर्स का एक छोटा सा प्रोजेक्शन बना दिया, या फिर एक ये बोल दो इसकी परछाई। अगर मैं इसकी एक सेकेंड, अगर मैं इस फोर्स की परछाई देखूं, क्योंकि इसकी परछाई बन रही होगी ना, तो परछाई कैसे बन रही होगी इसकी, हाय हाय ये क्या हो रहा है, हाँ, तो यहां पे देखो परछाई इसकी ऐसे बन रही होगी, ठीक है, मतलब इससे मैंने परपेंडिकुलर यहां से मतलब 90 डिग्री के एंगल पर ये गिराया, और मैंने देखा ये इस फोर्स की परछाई बन रही है, यानी कि शैडो। इसी को बोलते हैं कि एक्स डायरेक्शन में मैंने इस कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दिया। तो जब मैंने इसका एक पार्ट लिखा इस वाले फोर्स का, तो इसकी वैल्यू मान लो कितनी है, एफ इक्वल टू ए है, कितनी है, ए, कुछ भी हो सकती है, या फिर एक्स बोल देते हैं। चलो आपको है ना एक्स लेने की आदत हो गई है ना, तो सब आपके साथ एक्स ही होता जा रहा है ठीक है, तो मैंने एफ इक्वल टू एक्स मान लिया इसे, ठीक है। तो अगर मैं इसे एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा पता है, एक्स कॉस थीटा। ओ माय गॉड, ये कैसे लिख दिया सर, ध्यान दो ध्यान दो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप सबको पता है ना, परपेंडिकुलर नहीं, गलत नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल तो बन रहा है ए बी सी, इस ए बी सी ट्राइंगल में नजर देखो डालो, तो इसमें आपको पता चलेगा कॉस थीटा इक्वल टू बेस, बेस क्या है यहाँ पे, एफ एक्स, बेस क्या है यहाँ पे, एफ एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, फोर्स, यानी कि एक्स बोल दिया जिसको मैंने कुछ देर के लिए, तो एक्स हो गया। तो एक बात बताओ, जब कॉस थीटा इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा जा सकता है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। आ गया ना, बड़े आसानी से, बड़े आसानी से आ गया ना, तो कितने मस्त तरीके से बता दिया। सेम ऐसे ही अगर मान लो मेरे को यहाँ पे एफ बाई निकालना है, ये तो एक्स हो गया, बाई डायरेक्शन में इसकी कितनी लंबाई है, मतलब लंबाई नहीं, बाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ फोर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फोर्स की, तो बाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा। क्या देखो, अगर मैं बाई डायरेक्शन में फोर्स देखूं, तो इसका यहां से बाई डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डालूंगा, तो बाई डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो ये हो जाएगा एफ बाई, है ना, यानी कि जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा उतने ही फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा कि नहीं होगा। देखो भाई, जितनी ज्यादा लंबाई उतनी ज्यादा मतलब उतना ही मैग्नीट्यूड, तो या तो ये निकाल दूं या ये निकाल दूं, बात एक ही है, दोनों बातें बराबर हैं, क्योंकि भैया ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये दोनों साइड बराबर होती हैं, तो मैं चलो ये निकाल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं एफ बाई, क्योंकि ये भी एफ बाई ये भी एफ बाई। तो एफ बाई निकालने का तरीका क्या होगा, देखो ये थीटा है, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो अब की बार हमें लेना होगा साइन के टर्म में, तो साइन थीटा क्या होता है प्यारे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है एफ बाई, क्योंकि हमें यही निकालना है, एफ बाई अपॉन हाइपोटेनियस बोले तो
एक्स, है ना। तो अब देखो एफ बाई निकालना है तो एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ बाई क्या आएगा, एक्स साइन थीटा। क्या आएगा, एक्स साइन थीटा। कितना आसान है। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं एफ बाई हो गया आपका एक्स साइन थीटा। तो फोर्स एफ के, यानी कि फोर्स एफ कितना था, एक्स, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, क्या, एक्स कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में क्या हो गया, एक्स साइन थीटा। यहां पे दो चीजें देखनी है बस, एक तो ये देखना है फोर्स एंगल किधर से बना रहा है, तो आपने बोला एक्स डायरेक्शन से, है ना, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो यहां पे आपने तुरंत लिख दिया। देखो ध्यान दो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रहा है, इसी से तो एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ ये एंगल बनाता है उधर आता है कॉस थीटा। याद कर लो ये टर्म, फोर्स कितना है, एक्स, तो किसके साथ बना रहा है, हॉरिजॉन्टल, इस वाली लाइन के ही साथ बना रहा है, तो यानी एफ एक्स निकालूंगा तो मैं कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा। अभी रुको, प्रॉपर समझ में आएगी बात आगे। अगर मान लो ये थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड है, थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड है ट्राइंगल में, वो क्या हो जाएगी, एक्स तो है ही है भैया, लेकिन उसमें सिर्फ साइन थीटा का मल्टीप्लाई और कर दिया है। शॉर्ट में याद कराने का तरीका ये है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, ये तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, इसे है ना सीधा कर देता हूं मैं थोड़ा। तो क्वेश्चन, मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूं ऐसे करके, तो फोर्स एफ लग रहा है इस पर, और थीटा एंगल है इसमें 30 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट करो, दो रिजोल्यूशन करो इसके, एक्स एक्सेस और वाई डायरेक्शन में से रिजोल्व करो। तो क्या करोगे, एक्स डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं करोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये हो जाएगा एफ एक्स, हो जाएगा प्यारे। एफ एक्स कितना होगा, देखो मान लो एफ यहां पे दे रखा है 10 न्यूटन, कितने न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एफ कितना है, 10 न्यूटन। तो यहां पे आप क्या करोगे, 10 एफ एक्स क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में और थीटा इसी से बन रहा है, थीटा इसी वाली साइड से बन रहा है ना, तो यहां आएगा कॉस, तो कॉस 30। तो मैंने क्या किया, 10 कॉस 30 यहां पे लिख दिया। और एफ बाई, एफ बाई क्या सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एफ बाई, या फिर ऐसा बोल दो ये वाला हो जाएगा एफ बाई, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो एफ बाई कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट। एफ बाई कैसे लिखूंगा मैं, 10 तो है ही है, जब हम वर्टिकल कंपोनेंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स साइन थीटा, साइन के साथ, तो साइन थीटा के सामने वाली साइड ये वाली, इसको किस में लेंगे, साइन के साथ, तो साइन 30। तो यहाँ पे एफ बाई कितना आ जाएगा, 10 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे, 1/2, तो 5 न्यूटन। यानी कि एफ एक्स की कितनी हो गई आपको, 5 रूट, ये हो जाएगी आपकी, ये 5 रूट 3/2, क्योंकि कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, 2 से ये कटेगा तो 5 रूट 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, एफ बाई कितना आएगा 5 न्यूटन, एफ एक्स कितना आएगा 5 रूट 3, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट होते हैं, कभी भी गड़बड़ नहीं हो आपके साथ, इसलिए एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं। देखो अब की बार बदल के ये कह दिया है कि भैया ये हमारे पास कोई ब्लॉक है जिस पे फोर्स लग रहा है मान लो 20 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का, और ये फोर्स लग रहा है अब की बार किस एंगल से लग रहा है, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। अब की बार तुम्हें हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं दिया, वर्टिकल दिया है, 40 नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, 45 ले लो, क्योंकि 40 की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, और यहाँ पे 45 डिग्री एंगल दे रखा है ना। तो अब ये बताओ, इसके दो कंपोनेंट तोड़ो या फिर वेक्टर को रिजॉल्व करो दो भागों में, तो कैसे करोगे, एक तो भैया ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक ये खुद हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब की बार देखो ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया था, थीटा एंगल जो होता है जिस साइड से बन रहा होता है, जिस साइड से बन रहा होता है वहां पे लेते हैं हम कॉस, वहां पे क्या लेते हैं हम कॉस, तो ये हो जाएगा 20 कॉस 45, ठीक है। ये क्या है 20 कॉस 45, घबराना नहीं, ये मत रटो मत ऐसे, ये सोच के मत रटो कि बाई डायरेक्शन में होगा तो साइन थीटा लेंगे, एक्स डायरेक्शन में होगा तो कॉस थीटा लेंगे, गलत भी हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो एंगल आपको यहां दे रखा है थीटा, है ना, देखो मैं बताता हूं आपको कैसे करेंगे इसको। देखो कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो जाहिर सी बात है घबराना नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, ये थीटा एंगल है, जिस एंगल से थीटा बन रहा होता है वो वाली लाइन होती है बेस, तो यहाँ पे बेस क्या हो गया एफ बाई, और हाइपोटेनियस तो हमेशा यही रहेगा, कितना है 20 न्यूटन यानी कि एफ। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे,
एफ कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा एफ बाई, हो जाएगा कि नहीं। तो अब की बार एफ बाई में किसका मल्टीप्लाई, कॉस थीटा का। अगर यहाँ कॉस का मल्टीप्लाई हो गया तो बचा क्या, एक्स, बचा क्या, एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 sin 45। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, घबराना नहीं। तो अभी आप, मेरे को लग रहा है कि ये दो चीजें सीख गए होंगे, इन्हें नोट करो। मैं कुछ क्वेश्चन और दूं आपको। चलो यार, जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझाया ही जा रहा है तो ढंग से समझाया जाए क्वेश्चन। चलो, अब की बार मान लो कि एक पर्सन हॉरिजॉन्टल से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे चलता है और वो चलता है 50 मीटर। कितने मीटर, 50 मीटर। तो बताओ उसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, बताओ बताओ फटाफट जल्दी, बता दो बता दो बता दो, घबराओ मत। हाँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। पूछो कैसे। ये थीटा कितना है, किससे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से। तो ये हो जाएगा एस एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं ना डिस्प्लेसमेंट, तो वो होगा एस कॉस 60, है ना। और बाई डायरेक्शन में देख रहे होते तो क्या हो जाता है, एस वाई इक्वल टू एस साइन 60। देखो ये चीज ना थोड़ी सी कठिन लगेगी शुरुआत में, है बहुत आसान। तो मैं क्या कहूंगा, पॉज करके पहले तो करो, फिर इसे पीछे जाके दोबारा से वीडियो को देखो जो अभी मैंने समझाया, फिर इसे देखो। तो एस एक्स कितना आया, एस कॉस 60, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 50 कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, पता है कि नहीं पता, 1/2। ये तो पता होना चाहिए भैया, 25 बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था मैंने। एस वाई कितना होता है, अगर आपको कॉस साइन टेन या फिर किसी भी मैथमेटिक्स टर्म में दिक्कत आ रही हो तो बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा चैप्टर रिवाइज करके आए, उसके बिना नहीं आए, नहीं तो फिर कांड हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो एस वाई कैसे निकालेंगे, एस साइन 60, क्या ये एस साइन 60। तो देखो एस कितना है यहाँ पे 50, साइन 60 बोले तो हाँ, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से कटेगा तो कितना आएगा 25√3। ठीक है, चलो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ऐसे ऐसे वर्टिकल से, ठीक है, वर्टिकल से थीटा इक्वल टू 45 पर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और वो चला कितना 20 मीटर मान लो। अब इसके कंपोनेंट बताओ। अब इसके दो कंपोनेंट बताने हैं आपको, एक तो बताना है एस एक्स, एक बताना है एस वाई। तो पहली बात तो ये कि कंपोनेंट ड्रॉ करो। कंपोनेंट ड्रॉ करो, तो कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल है। देखो क्योंकि ये वर्टिकल से एंगल दे रखा है थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, तो पहले तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाना आनी चाहिए। आप क्या करो, इस पॉइंट से एक लाइन खींच लो ऐसे, एक लाइन खींच लो ऐसे, तो आपको पता चल गया ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस। ठीक है, ठीक है, हो गया प्यारे। तो यहाँ पे क्या पता चला, ये भैया नेगेटिव एक्स एक्सेस है, ये नेगेटिव वाई एक्सेस में, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सेस नेगेटिव वाई एक्सेस। अब की बार वो व्यक्ति थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहा है, पता चल गया। तो कुछ नहीं करना, यानी कि अगर ये ऐसे चल रहा है तो एक इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर खींचो, एक इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर खींचो। ठीक है, कितना सिंपल टास्क है। मतलब कहने का ये है, ये दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि अब की बार एंगल कहां से बन रहा है 45, यहां से देखो एंगल कहां से बन रहा है, इस वाली लाइन से। जब एंगल इस वाली लाइन से बने तो ये एक्चुअली मैं बोलूंगा तो मैं इसको एस वाई, इसको बोलूंगा एक्स एस एक्स, लेकिन इस बार क्या होगा, एस वाई जो हो जाएगा वो होगा एस कॉस 45। कितना, एस कॉस 45। ये सिंपल ट्रिक में बता रहा हूं मैं आपको, नहीं अगर आपको टेक्नोमेट्री लगानी हो तो ऐसे लगा सकते हो, कॉस 45 इक्वल टू क्या होता है बताओ, बेस, बेस में क्या है एस वाई, है ना, ये बेस हो गया ना इसके लिए। और हाइपोटेनियस क्या है, ये ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल को देखो, बेस क्या हो गया, ये एंगल के साथ वाला क्या होता है बेस, हाइपोटेनियस क्या होता है ये, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया 20, तो 20 कॉस 45 कितना निकला एस वाई, यही तो निकला। और मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, एस वाई इक्वल टू कितना लिख दिया 20 कॉस 45। वो कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि मेरे माइंड को पता है कि जिसके साथ एंगल बनेगा वहां मुझे हमेशा कॉस लेना है। तो इस वाली लाइन के साथ एंगल बन रहा है तो यहां मैं कॉस लूंगा, है ना। अब देखो है तो 45 डिग्री एंगल, लेकिन ये बन इस वाली लाइन के साथ रहा है, इस वाली लाइन के साथ नहीं बन रहा। तो जिस लाइन के साथ एंगल नहीं बन रहा है उसे मैं क्या लूंगा साइन, तो 20
साइन 45, है ना। जब एस एक्स निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, 20/√2, 20√2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अगर मेरे को एस वाई निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 20/√2। बहुत ही सिंपल, आसान। देखो अगर मेरे को, अगर आपको लग रहा है आप ज्यादा होशियार हो, आपको ये आता है, तो स्किप भी कर सकते हो या फिर स्पीड भी बढ़ा सकते हो, ठीक है प्यारे, है ना। लेकिन जिन्हें नहीं आता उन्हें समझने दो। तो ये इतना सिंपल टास्क है, एस एक्स कैसे निकालोगे, एस वाई कैसे निकालोगे, है ना। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस होते हैं ये कंपोनेंट के, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के, अभी बहुत जगह यूज होंगे। तो आप, है ना, जब मैं आपको वेक्टर पढ़ाने के बाद वो पढ़ाऊंगा, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन के बारे में, तब ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, तब तक आप इनमें परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन अभी आपको बस इतना याद रखना है, मैं नोट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये मेरा नोट है, ठीक है, किसी किताब में नहीं मिलेगा। कि नोट ये है कि जिस साइड के साथ एंगल होता है, जिस साइड के साथ एंगल होता है, उसके कंपोनेंट में कॉस आता है, उसके कंपोनेंट में कॉस आता है, ठीक है। और जिसके साथ नहीं होता, जिसके साथ एंगल नहीं होता, लिख लो इस बात को, बाद में जब रिवाइज करोगे ना बहुत काम आएगी। एंगल नहीं होता, उसके साथ साइन आता है, साइन आता है। प्यारे लिख लो, जब आप रिवाइज करोगे ना ये 4 क्वेश्चन आपकी बहुत मदद करेंगे। लो पॉज करके पहले लिखो। चलो लिख लिया, हाँ मुझे लग रहा है लिख ही लिया होगा। तो अब देखो, अपनी कौन सी क्लास चल रही है, वेक्टर की सेकंड क्लास चल रही है। ये एक्चुअली में ना मैंने पहले ही पढ़ा रखा होगा, इसीलिए क्लास में ऑफलाइन की में, है ना, इसीलिए लिखा होगा यहाँ पे। चलो आपको दोबारा पढ़ाता हूं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, यहां पे सीधी सी बात है, दो वेक्टर को ऐड करने के तरीके को हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि अभी हमने पिछली क्लास में ही सीखा था कि वेक्टर को कैसे जोड़ा जाए। जैसे कि मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों को जोड़ने का तरीका आपको पता चल गया। यहाँ रिजल्टेंट आर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ये तो आपको पता चल गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की कैसे होती है। 2 लाइन दे रखी है, तीसरी लाइन में रिजल्टेंट कैसे बनाना है ये पता चल गया। लेकिन एक बात बताओ, ये रिजल्टेंट आर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी। तो ये ऐड कैसे करेंगे, असलियत में ऐड करने का तरीका क्या है, चलो वो हमें इस लॉ से सीखना है। मान के चलो अपने पास एक वेक्टर है ए, ठीक है प्यारे, और दूसरा वेक्टर है बी, है ना, दूसरा वेक्टर है ये बी, ठीक है। अब देखना, अब ये दोनों अगर ऐड करने हैं तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक रिजल्टेंट आर बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, दुविधा, कष्ट, पीड़ा नहीं होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये ए वेक्टर तो हॉरिजॉन्टल में, बी वेक्टर कुछ ना कुछ एंगल के साथ होगा, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है ये कैसे पता चलेगा। हमें क्या करना है, इस ए को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है ना। मान लो ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, तो इसकी टेल ये हो जाएगी, इसकी टेल ये हो जाएगी। तो जितना एंगल ये होगा, इसे मैं बोल देता हूं थीटा। तो थीटा यहां पे जो एंगल होगा वो ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल होगा। किसके बीच में, ए और बी के बीच में। एक सेकंड, हाँ ठीक है, यहां पे लिखता हूं बी वेक्टर। तो ए बी के बीच में कितना एंगल है, थीटा। अब देखो हमें क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपनी साइड से। पहला पॉइंट, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। मैं यहां पे लिखा दे रहा हूं सारी चीजें, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब देखो, अब हमें अपनी तरफ से क्या करना है, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हमारा रिजल्टेंट आएगा, देखो ए की डायरेक्शन कुछ होगी, बी की डायरेक्शन कुछ होगी, तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो कुछ नई डायरेक्शन आएगी, तीसरी डायरेक्शन। जैसे कि यहां पे ए की डायरेक्शन क्या है, सीधे हॉरिजॉन्टल, है ना, राइट साइड में, और बी की डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा। तो अब ये जब दोनों मिलेंगे, ऐड हो जाएंगे, तो एक नई डायरेक्शन आएगी रिजल्टेंट की, और वो डायरेक्शन हो जाएगी अल्फा। तो अल्फा यहां पे क्या होगी, दूसरी बात, अल्फा एंगल फ्रॉम, है यहां पे लिख दे रहा हूं, अल्फा एंगल
फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सारी चीजें लिखा रहा हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं हो जिससे। तो अल्फा क्या है एक्चुअली में, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। देखो कैसे निकालेंगे सारी चीजें। तो अगर हम ए और बी ऐड करें दोनों तो कैसे करेंगे, देखो प्यारे, अभी यहां पे आपको बी वेक्टर साफ साफ दिख रहा है। अभी मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाई, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सिखाई। दूसरा नाम है कंपोनेंट, तोड़ना दो भागों में, रिजोल्यूशन या फिर कंपोनेंट, दोनों का मतलब होता है तोड़ना। अब एक बात बताओ, ये एक वेक्टर बी है, इसको मैं दो भागों में तोड़ सकता हूं क्या? एक तो हॉरिजॉन्टल वाले भाग में, एक तो हॉरिजॉन्टल वाले भाग में। जब मैं इसे बी वेक्टर को हॉरिजॉन्टल वाले भाग में तोड़ूंगा तो ऐसे तोड़ूंगा, और वर्टिकल वाले भाग में तोड़ूंगा तो फिर ऐसे तोड़ूंगा। तोड़ूंगा कि नहीं, है ना? मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे कि ये बी वेक्टर है, इसके मुझे दो कंपोनेंट लिखने हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो कैसे लिखूंगा, देखो बी थीटा जिस साइड से बनता है वहां पे लूंगा मैं कॉस, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, है ना? और थीटा के सामने वाली साइड जो होती है, या थीटा जिस साइड से नहीं बन रहा वहां क्या होगा, बी साइन थीटा। पहले इस ट्राइंगल का नामकरण कर लेते हैं, है ना, जब आपको और अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें। जैसे कि रुक जाओ, घबराना नहीं, का नाम हो गया ए, ये हो गया बी, ये पॉइंट हो गया ओ, ये हो गया सी, ठीक है? और कुछ तो बच नहीं रहा, हाँ ठीक है, नामकरण करने के लिए। तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख सकता हूं, ठीक है, इन ट्राइंगल सीबीओ, सीबीओ ट्राइंगल में देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि सीओ परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है सीबी, तो सीओ अपॉन सीबी क्या हो जाएगा बोलो? बी साइन थीटा। क्योंकि हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है, और मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, जैसे कि मान लो ये बी वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे हम? हमेशा मोड के अंदर। हमें इस बी वेक्टर की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें बस दिलचस्पी है इसके मैग्नीट्यूड में, इसके मैग्नीट्यूड में। तो मैग्नीट्यूड किस में लेते हैं हम? मोड में। तो इन्हें मोड में बंद कर लो। अब की बार जो बी वेक्टर होगा बी साइन थीटा अपॉन सी बी कितना है? सी बी खुद वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे? अब देखो, अब देखो ये क्या कर दिया हमने ये तो हमने गलत कर दिया थोड़ा सा। मान लो ये सीओ निकालना है ना, ये तो मैंने आपको पहले निकाल के दिखा दिया है ऐसे ही। सीओ निकालना है, क्या आएगा? तो सीओ इक्वल टू आएगा साइन थीटा और सी बी का मैग्नीट्यूड। सी बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बी। तो यहाँ पे बी का मल्टीप्लाई करना है, तो सीओ एक्चुअली में कितना आया वो निकाल के दिखाया है मैंने, तो वो आई पहली इक्वेशन ही, ठीक है? अब कोई पूछे बीओ निकाल के दिखाओ, तो कुछ नहीं, कह दो भैया कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का मतलब बोलो बीओ, ठीक है? हाइपोटेनियस बोलो सी बी, ठीक है? मैंने वो पहले ही निकाल के दिखा दी है आपको, तो घबराना मत, मैं दोबारा निकाल के दिखा रहा हूँ ये बी कॉस थीटा कैसे आया। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है बीओ का मतलब क्या है, मॉड बी। ये मैग्नीट्यूड क्या हुआ इसका? मॉड बी। बीओ हो जाएगा यहाँ से मॉड बी, ठीक है, कॉस थीटा, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आई अपनी दूसरी इक्वेशन, ठीक है? तो समझ में आया आपको? ये ऐसे आया, है ना? अब देखो हमें क्या करना होगा, हमें अब रिजल्टेंट निकालना होगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट के लिए हमें बड़े प्यार से एक चीज देखनी है, इन ट्राइंगल ए सी ओ। कौन सा ट्राइंगल? ए सी ओ। पूरा ट्राइंगल देखो ए सी ओ, तो आपको पता चलेगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है ये? ए सी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ए सी यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का ए ओ का स्क्वायर। क्लास 11th वालों ये डेरिवेशन आता है, इसीलिए ढंग से कर लेना। ए ओ का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? प्लस सी ओ का स्क्वायर, ठीक है? ए सी क्या है यहाँ पे? ए सी को मैंने आर बोल रखा है, ठीक है भैया, तो ये रिजल्टेंट आर का स्क्वायर हो गया। और ए ओ को क्या बोल रखा है मैंने? ए ओ। यहाँ पे देखो ए ओ को मैं क्या लिख सकता हूं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं? तो यहाँ पे ए ओ अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा? वेक्टर ए प्लस, यहां से देखो ए ओ, ए ओ क्या है? देखो ए बी प्लस बी ओ। ए बी क्या है? ए, और यहां से बी ओ देखो क्या है? बी कॉस थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड, ठीक है? हमें क्या जोड़ना है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, है ना?
तो ये हो गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड। ओके, प्लस सी ओ। सी ओ देखो क्या है, सी ओ वो क्या है, बी साइन थीटा, ओनली बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट निकालते हैं। जब हम इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, वेक्टर फैक्टर सब हटा दो, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर खोलूंगा तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वही लगा दिया है, पहले a का स्क्वायर फिर b कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा फिर 2ab और साथ में कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर कैसे करेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, पहले तो ये देखो बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है ना। तो ये देखो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिखो तो क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्यारे, है ना, प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया है सटा के एकदम, और बी ये भी दोनों में से ये कॉमन ले लिया है। तो आपको पता होगा टिग्नोमेट्री एक प्रॉपर्टी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो रिजल्टेंट कितना आया, आर स्क्वायर इक्वल टू, यहां हो जाएगा आपका, देखो आर पे से अगर स्क्वायर हटाना है तो वो रूट के अंदर आएगा ना, तो रूट चढ़ जाएगा पहले तो पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बने है तो मल्टीप्लाई 1 करूंगा, कोई मतलब नहीं बनता, प्लस साथ में ये भी आएगा 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। कितना मस्त आ रहा है रिजल्टेंट, आ रहा है प्यारे, मस्त के नहीं आ रहा है ना, बहुत मस्त आ रहा है ना। तो ऐसे निकालते हैं रिजल्टेंट। तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपकी जबान पर होना चाहिए। कभी भी ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करके अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मेरे साथ बोलो एक और बार, आर इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलते जाओ, बार बार बोलते जाओ जब तक ये याद नहीं हो जाए। और ये डेरिवेशन पहले कर लो कॉपी पे, फिर दोबारा 2 बार करना है और पूरी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हमें एक और पेज ऐड करना चाहिए यहाँ, ठीक है, 15 वाला, और इसको भी ब्लैक कर लेना चाहिए क्योंकि ग्रीन पे ना पढ़ाने की अंदर की इच्छाएं अच्छी नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता ग्रीन पे पढ़ाना। यहाँ पे देखो, बहुत अच्छी बात बताऊं, अभी आपने 2 वेक्टर को जब ऐड किया तो यहाँ पे क्या चीज देखी, मान लो ये वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर वी है, इन दोनों को जब ऐड किया तो मैग्नीट्यूड निकाला आपने रिजल्टेंट का, आर इक्वल टू ए प्लस वी जब किया, ठीक है ना। तो कैसे किया था, जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था रिजल्टेंट इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, याद रहेगा। लेकिन एक और चीज की दिक्कत थी, पता है क्या, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो आ गया पर डायरेक्शन तो आई नहीं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर, तब मैंने बताया था कि अगर वेक्टर ए ये है, अगर ये वेक्टर ये तो ए नहीं है, ये तो रिजल्टेंट है, अगर वेक्टर ए ये है बी ये है, इन दोनों के बीच में थीटा का एंगल है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब आएगा रिजल्टेंट। ये थीटा था, ये नहीं था थीटा, इसे तो मैंने अल्फा बोला हुआ था ना, अल्फा, थीटा तो इसे बोला हुआ था, है ना। थीटा दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच क्या जो एंगल होता है, अल्फा क्या जो रिजल्टेंट का एंगल होता है। तो अब अपनी बारी है tan अल्फा निकालने की, यानी कि रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो निकालने की। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, देखो ये परपेंडिकुलर, ये कितना आ रहा था वहां से, b साइन थीटा, ठीक है, और ये कितना था भैया, b कॉस थीटा। तो देखो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, यही है ना b साइन थीटा, ठीक है, अपॉन बेस क्या है a, याद करना है ये a प्लस बेस, यहां से यहां तक ही तो देखेंगे ना इस ट्राइंगल में बेस। अरे भैया ये 90 डिग्री का एंगल है, बताया था अभी, तो ये यहां से यहां तक का हो गया बेस, जो कि a प्लस कितना है, a प्लस बी कॉस थीटा। तो क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सारी चीजों के, तो ऐसे लिखेंगे इसे, है ना। तो tan अल्फा, एक्चुअली में यहां से जो अल्फा आएगा ना वो एंगल निकालना है, उसे निकालने के लिए मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था कि अल्फा को इधर ही रहने देंगे और tan को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन, ठीक है,
कॉस थीटा। प्यारे समझ में आया? ये होता है एंगल निकालने का तरीका। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो देखो मेरी एक ट्रिक है, जैसे मैं याद कराता हूं जिससे कभी कंफ्यूजन ना हो अगर भूल गए तो। टेन अल्फा, टेन एक्चुअली में होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या फिर टेन अल्फा एक्चुअली में होता क्या है? साइन अपॉन कॉस। यही तो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो टेन अल्फा, अल्फा एंगल के सामने वाली साइड, सामने वाली कौन सी है? बी। यही तो है, अल्फा एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? बी। तो वो बी लिख लिया यहाँ पे, है ना। फिर क्योंकि टेन अल्फा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऐसे लिख लिया करो पहले, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर के लिए डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड क्या है? बी। तो वो लिख दी यहाँ पे, है ना। अब जब ऊपर बी लिख दी है तो नीचे भी बी लिख दो, है ना। लेकिन बची हुई एक और वेक्टर तो लिखोगे ना। बचा हुआ एक और वेक्टर कहाँ लिखना है? याद रखना, बचा हुआ एक और वेक्टर यहाँ लिखना है, उसे जोड़ देना है नीचे। तो ये ट्रिक है याद करने की। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन के सामने वाली जो साइड है वो लिख दो, अपॉन में ए प्लस बी, मतलब जो बच गया है उसे ऐड और कर दो, ठीक है। तो यही तो है भैया, बस कुछ नहीं है। टेन अल्फा ये हो गया और टेन इनवर्स यहाँ पे, ऐसे कर लो। 18 क्वेश्चन कराता हूं मैं अभी, देखो कराता हूं एक क्वेश्चन, चलो करा दूं, आ जाओ। चलो क्वेश्चन ये कहता है कि एक वेक्टर ये 4 मीटर का है और एक ये वेक्टर है जो है आपका 5 मीटर का, ठीक है। हाँ 5 का क्या है, 2 का ही कर लो इसको, 2 मीटर का, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल दे रखा है वो है थीटा इक्वल टू 45। नहीं 45 तो नहीं दूंगा किसी भी हालत में, 60 डिग्री दे दूंगा। थीटा इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। बताओ इनका रिजल्टेंट क्या होगा? बताओ इनका एंगल अल्फा क्या होगा? अल्फा एंगल मैं वहां पे लिखा चुका हूं क्या होता है। तो आपको एक सांस में निकालना है, जल्दी से फॉर्मूला लिख के। फॉर्मूला क्या था? बोलो जल्दी, बोलो बोलो मेरे साथ साथ। यही था क्या? ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पे? 4 मीटर। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? प्लस बी क्या है यहाँ पे? 2 मीटर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? प्लस 2। ए और बी 4 इंटू 2। अब देखो थीटा ये वाला एंगल है तो कॉस थीटा, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहाँ कॉस 60 लिख सकता हूं क्या? तो रिजल्टेंट आएगा यहां से 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 यानी कि 20, रूट के अंदर 20 प्लस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इसे काटूंगा तो 8 आएगा, तो रूट के अंदर 28 मीटर। तो रिजल्टेंट कितना आया? 28 मीटर। यानी कि जो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 28 मीटर, लेकिन रूट के अंदर। उसका डायरेक्शन निकालोगे तो क्या निकालोगे? अल्फा निकालने की कोशिश करोगे। तो टेन अल्फा, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? टेन अल्फा, यही लिखता हूं, टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा के सामने वाली साइड। पहले तो लिखो टेन क्या होता है। टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पहले तो ये लिख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर अल्फा के सामने वाली साइड, ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर बी। तो उसका मैग्नीट्यूड जो ऊपर लिखा है उसी का नीचे डिवाइड लगा दो, ठीक है। लेकिन साथ में जो वेक्टर बच गया है उसको ऐड भी करना है, तो ए को हमने ऐड कर दिया। तो टेन अल्फा एक्चुअली में यहां से क्या आएगा? बी बोले तो 2 साइन थीटा, साइन 60, साइन 60 आएगा यहाँ, साइन 60 अपॉन 4 प्लस, और बी बोले तो 2 इंटू कॉस 60, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा क्या? टेन अल्फा इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये ऊपर आ जाएगा √3, 4 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 हो जाएगा, और टेन अल्फा आएगा आपका √3/5। और यहाँ से जब अल्फा निकालोगे तो अल्फा इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स √3/5। तो हमें क्या पता भैया? तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। कितना मस्त है, सॉल्व हो गया। समझ में आया? कितना मस्त है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ, है ही मस्त। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, दिक्कत ना हो जिससे कोई। चलो चलो एक और क्वेश्चन। ग्रीन बोर्ड को ब्लैक बोर्ड बना लूं? क्वेश्चन लिखते हैं पहले यहाँ पे। मेरे को टाइम पास करना अच्छा नहीं लग रहा, महसूस अच्छा नहीं हो रहा। क्वेश्चन लिखो। तो मान के चलो ये अपना एक वेक्टर है ए, है ना, जो कि कितना है? 4 मीटर लंबा, और ये दूसरा वेक्टर है वी जो कि कितना है? 6 मीटर लंबा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है? 120 मीटर, नो सॉरी 120 डिग्री। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं यहाँ पे रिजल्टेंट बताओ, और क्या बता सकते हो आप यहाँ पे? अल्फा।
अल्फा बोले तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। बताओ फटाफट, बता सको तो बताओ यारो जल्दी से। तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐसे ड्रॉ कर लेना है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है आर। कैसे लगाओगे, आर इक्वल टू रूट के अंदर, बताओ जल्दी से मेरे साथ, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही बोलोगे ना, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। कॉस थीटा कितना लोगे यहाँ पे 120, तो कॉस थीटा यहाँ पे कितना लेने वाले हो आप, कॉस थीटा इक्वल टू लेंगे हम 120 डिग्री। अरे रे 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 रे, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना लेंगे 120 डिग्री, यही तो बोलने चाह रहे हो आप, यही तो बोलना चाह रहे। पर मेरे प्यारे एक बात बता दूं, ये बिल्कुल गलत है। एंगल हम थीटा 120 लेंगे तो क्वेश्चन मर जाएगा, गलत हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा, अच्छा पूरे 0 नंबर हो जाएंगे, मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पूछो क्यों, मैंने आपको साफ साफ बोल रखा था कि जब भी हमें एंगल देखना हो तो इसकी टेल और इसकी टेल के बीच का एंगल देखते हैं। यानी कि जब मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 माइनस 120, कितना होगा ये वाला एंगल थीटा इक्वल टू 180 माइनस 120, कितना आया 60 डिग्री। तो एंगल कितना लेंगे दो वेक्टर्स के बीच का 60 डिग्री, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया, यहां पे एंगल कितना लेना चाहिए 60 डिग्री, ना कि 120 डिग्री। एग्जामिनर ऐसे ही घुमाएगा डायग्राम देकर, पर आपको घूमना नहीं है, आपको सही रिजल्ट पे पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे, रूट के अंदर a बोले तो 4, b बोले तो 6 प्लस 2 4 6 मल्टीप्लाई कॉस कितनी वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से जब रिजल्टेंट लिखने पे आओगे तो क्या आओगे 16 प्लस 36 प्लस 8 कितना हुआ 48 मल्टीप्लाई 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2, ये आएगा आपका 4, ठीक है। अब आगे आपका काम है सॉल्व कर लेना, रिजल्टेंट आ गया। tan अल्फा कैसे निकालोगे, फिर से वही करोगे, फिर से क्या करोगे, अल्फा क्या है दो वेक्टरों के रिजल्टेंट के बीच में, ये रिजल्टेंट आर और वेक्टर ए के बीच में जो एंगल होगा, तो tan अल्फा क्या आएगा इसके सामने वाली साइड है ना उसका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसी का नीचे डिवाइड लगा दो, प्लस जो बचा हुआ वेक्टर है उसको हम ऐड कर दो। चलो इस फॉर्मूले को लगा लेना, जैसा पहले पीछे कराया वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है, ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने इस एंगल की वजह से कराया है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट टाइट हो जाएं, ढीले नहीं होने चाहिए, ढीले कॉन्सेप्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये खाली पेज इसीलिए ही छोड़ा था शायद कि वो वाला क्वेश्चन मैं करा दूं ठीक है, पर मैंने वहां करा दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन खत्म होने के बाद अब आता है अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे ऐड करेंगे, तो कुछ नहीं है, आप सबको पता होगा कि एक पैरेललोग्राम कैसे बनाया जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है ना। तो अब की बार जब भी हम दो वेक्टर्स ऐड करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड से, तो इसी तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं थोड़ी, क्या समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो पहले अगर हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना है तो मान लो ये अपने पास वेक्टर ए है ना, और ये किसी एंगल पे वेक्टर बी दे रखा है, ठीक है, किसी एंगल थीटा पर। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे पता है, पैरेललोग्राम लॉ जब लगाएंगे तो इसकी पूंछ से इसकी पूंछ को मिलाएंगे और बोलेंगे क्या, इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पूंछ से पूंछ मिला। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, वेक्टर ए की पूंछ से, वेक्टर ए की पूंछ से, है ना, वेक्टर बी की पूंछ मिला दो, तो इसको पकड़ के जस्ट ऐसे यहां पे रख दो, तो ये वेक्टर बी हो गया। ना तो इसकी डायरेक्शन के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ की, ना ही मैंने इसकी मैग्नीट्यूड के साथ कोई छेड़छाड़ की, हल्की सी हो गई है ह्यूमन एरर की वजह से, कुछ इतना ही बड़ा है बस, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी तरफ से एक रिजल्टेंट ड्रॉ करने की कोशिश करनी होगी। कैसे करूंगा, देखो, क्योंकि ये कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ, पैर में किसी को नहीं दूंगा अपने, ठीक है, दूर से ही आशीर्वाद है मेरा आपके साथ तो देखो यहां पे क्या करूंगा मैं,
इस वाले लाइन के पैरेलल एक और लाइन एक्सटेंड करूंगा और बी वाली लाइन के पैरेलल एक और लाइन एक्सटेंड करूंगा। ये जहां पे मीट कर जाएंगी, जो पॉइंट आएगा, जो अपना पॉइंट आएगा, उस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिलान कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा अपना रिजल्टेंट आर। इसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरीके से हम इन्हें ऐड करेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस वी। ठीक है प्यारे, कितना सिंपल लॉजिक है, इट इज वेरी सिंपल लॉजिक। हियर ओनली मैथमेटिक्स विथ डायरेक्शन, हियर नो फिजिक्स। इसीलिए वेक्टर को रखा है मैथमेटिक्स में क्लास 12th में। प्यारे समझ में आ रहा है कितना आसान है? देखो अभी देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे चलो हमें भैया रिजल्टेंट पता चल गया, इसको हमने रिजल्टेंट बोल दिया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, अब इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर वेक्टर ए से मेरे को डायरेक्शन निकालनी है तो ये हो गया अल्फा एंगल। कितना हो गया? अल्फा। तो ये जो अल्फा एंगल है ना यहाँ पे, ये वही एंगल है जो कि डायरेक्शन बताएगा रिजल्टेंट का। ठीक है, वेक्टर ए से। तो यहां पे आप पैरेललोग्राम के लिए क्या समझे? पहला पॉइंट ये समझे, पहला पॉइंट हिंदी में लिखा दूं या इंग्लिश में? चलो इंग्लिश में ही लिखाता हूं। यहां पे लिख दो, कनेक्ट टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विथ सेकंड वेक्टर। ठीक है, एंड कंप्लीट पैरेललोग्राम। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला जो अपना पॉइंट है ये है। दूसरा पॉइंट, कनेक्ट टेल ऑफ ए एंड बी। या ये लिखवाने की जरूरत ही नहीं है यार, ये तो आप वैसे ही समझ गए होंगे, छोड़ो, ये फालतू में टाइम पास नहीं कर रहा मैं अपना और आपका। इस वेक्टर को मैं यहाँ से लिखा दे रहा हूँ, ये जो पैरेललोग्राम बना है इसको बोल देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो एक और बार बना के दिखाना है क्या पैरेललोग्राम? चलो यहाँ हल्का सा बड़ा पैरेललोग्राम बनाते हैं, आगे पेज खाली है क्या? नहीं है, तो यही करते हैं, ये सारा क्रियाक्रम हम यही करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखते हैं। मान लो ये है अपना पैरेललोग्राम ए, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, सन्नी थोड़ा बड़ा, बच्चों को अच्छा समझ में आए। ये है वेक्टर वी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, अब देखो ये हो गया रिजल्टेंट आर। ठीक है प्यारी, अब देखो हमें है ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर एडिशन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को फिर से एक्सटेंड करूंगा और यहां से परपेंडिकुलर गिराऊंगा 90 डिग्री का। ये एंगल देखो, ये एंगल कितना है? थीटा। तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? क्योंकि ये भी तो दो ही वेक्टर के बीच का एंगल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी एंगल एक तरीके से थीटा ही होगा, जाहिर सी बात है। देखो ये एंगल भी है, तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर लगभग सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये भी बी हो जाएगा। तो जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा। तो फिर से भाई साइन थीटा कॉस थीटा खेलो, क्योंकि रिजोल्यूशन करना है इसका, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं रिजोल्यूशन। ठीक है, कोई पंगा नहीं, डायरेक्ट रिजोल्यूशन। तो देखो ये बी है, तो इसमें मैं लिख देता हूं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ओ पॉइंट। ठीक है, तो देखो ये ओ बी, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ बी सी। ओ बी सी ट्राइंगल में देखो ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमें ओ बी निकालना होगा तो ओ बी कैसे आएगा? देखो ओ बी क्या आएगा, ये बी है। ठीक है, थीटा एंगल किसके साथ है? ओ बी के साथ है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? कॉस थीटा। अरे यार ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करके निकाल लिया, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओ बी क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें बी सी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बी सी इक्वल टू जो आएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला एंगल, तो बी साइन थीटा आएगा कि नहीं? बी साइन थीटा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, फिर से इस डायग्राम को बना लिया, अब यहां पे आपको क्या करना है? हाँ, ऑरेंज पेन। अब देखो, अब मैं यहां से इसी चीज को लिख रहा हूं कि भैया फिर से देखो इन ट्राइंगल, किस में देखोगे आप? इन ट्राइंगल ए सी बी।
ए सी बी वाले ट्राइंगल में देखो, ठीक है, ए सी बी ट्राइंगल में देखो। हाँ, क्या देखा आपने? आपने ये देखा, आपने क्या देखा? ए सी बी वाले ट्राइंगल में देखा, इस एंगल को तो अल्फा बोला है ना, वहां पे भी तो बोला है। तो आपने पाया ये कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कैसा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से यहां तक हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? एसी। तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिख सकता हूँ एसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर। तो ये क्या है? ये है पाइथागोरस थ्योरम। मैं लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम। सॉरी पाइथागोरस, मैं आपके नाम की स्पेलिंग सही नहीं लिख पाया, या पता नहीं यही होती होगी, ठीक है। एसी, तो एसी पे ध्यान दो। एसी क्या है? रिजल्टेंट एक तरीके से। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होगा? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वेक्टर वेक्टर भूल जाओ अभी। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी क्या है? यहाँ पे ए बी क्या है? आप देखो ए बी है ए प्लस बी कॉस थीटा, यहां से यहां तक की दूरी प्लस ये वाली दूरी, ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी। तो इसको मैं लिखूंगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है प्यारे, उसका स्क्वायर प्लस बी सी क्या है? बी सी यानी कि बी साइन थीटा, बी साइन थीटा सिर्फ। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा बी साइन थीटा, है ना। अब देखो इसका भी स्क्वायर करना है। तो अब जब इसके रिजल्टेंट के लिखने की बारी आएगी तो मैं कैसे लिखूंगा? आर इक्वल टू रूट के अंदर सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा, ये पीछे वाला जैसा सॉल्व किया ना सेम उसी तरीके से 2ab cos थीटा। पूछो कैसे? देखो जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही हो जाएगा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर यहाँ पे रह गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा ये होता। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों एक साथ जोड़ूंगा तो सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ यही बचेगा, और स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आ जाएगा। तो सेम वही मेथड है रिजल्टेंट को ऐड करने का। अब यहां से अगर किसी ने बोला कि नहीं भाई मेरे को तो एंगल चाहिए, क्या चाहिए? नहीं भाई मेरे को तो एंगल चाहिए। कौन सा एंगल? अल्फा एंगल। तो कैसे निकालोगे? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? बी साइन थीटा, है ना, बी साइन थीटा अपॉन बेस, बेस बोले तो ए प्लस बी कॉस थीटा। तो सेम वही एंगल है, ए प्लस बी कॉस थीटा। बताओ मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? देखो अगर मैं वेक्टर को, अगर मैं ऐसे वेक्टर लिख रहा हूं, है ना, अगर मैंने वेक्टर पे मोड़ का साइन नहीं लगाया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सिर्फ वेक्टर है ये, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। अगर मैं यहाँ पे मोड़ का साइन लगा देता हूं तो इसका मतलब डायरेक्शन तेल लगाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। याद हो गया? इसीलिए मैंने लगाया है। तो इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अभी tan अल्फा, tan अल्फा लिखना सीख गए, यानी कि tan अल्फा क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अल्फा एंगल क्या है? यहां पे लिख दे रहा हूं अल्फा एंगल, ठीक है, एंगल मेक फ्रॉम वेक्टर ए एंगल मेक फ्रॉम वेक्टर ए। अरे यार सिंपल भाषा में लिखो ना, जटिल क्यों बना रहे हैं? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड, ठीक है, रिजल्टेंट एंड एंगल ए, सॉरी रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। अगर मान लो अगर एग्जामिनर का दिमाग सनक गया, एग्जामिनर का दिमाग सनक गया, उसने ये कहा, एग्जामिनर ने कहा कि ऐसा करो भाई साहब, भाई साहब ऐसा करो, हमें रिजल्टेंट और ये तो ठीक है वेक्टर ए के बीच में आपने एंगल बता दिया, लेकिन हमें एंगल रिजल्टेंट से नहीं चाहिए, हमें एंगल सॉरी वेक्टर ए से नहीं चाहिए, वेक्टर बी से चाहिए। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? आप इसी फॉर्मूले को लगा के अल्फा तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें वेक्टर ए से नहीं चाहिए डायरेक्शन, हमें वेक्टर बी से चाहिए डायरेक्शन, तो आप क्या करोगे? ये वाला एंगल निकालोगे, और ये वाला एंगल क्या होगा? ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा? थीटा माइनस
अल्फा। यार समझ में आ गया आपको कैसे क्या करना है? तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, तो ये भी याद रखोगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन लिख लो साथ में मेरे, डायरेक्शन वेक्टर ए से पूछी जाए, वेक्टर बी से पूछी जाए, बी से पूछे, ठीक है, बी से, अरे यार कितना गंदा लिख रहा हूं मैं, हाँ पूछे, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये स्टार या नोट कर लो स्टार मार्क करके। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में होने चाहिए, इन्हें कोई पेपर में डेफिनेशन में नहीं पूछेगा, क्वेश्चंस में ही पूछेगा, ठीक है। आगे चलो, आगे देखो, कुछ क्वेश्चंस करें। अब तैयारी हो गई है, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और हमने डायरेक्ट मेथड भी पढ़ लिया है ऐड करने का। तो अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल। चलो पहले बना लेते हैं, ए बी सी डी एक रेगुलर पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। अधूरा क्वेश्चन है लेकिन मुझे हल्का सा याद है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं करा ही देता हूं। ये ए बी सी डी एक रेगुलर पैरेललोग्राम है, ए सी एंड बी डी इसके डायगोनल है, ए सी इसका एक डायगोनल है, बी डी इसका दूसरा डायगोनल है ना, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, अब ये बोल रहा है प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या करवा रहा है, प्रूव, ये मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा बुक में। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन अधूरा है, पूरा करना है, 1 मिनट दो, बुक लेके आता हूँ। तो क्वेश्चन मिल गया भाई साहब, बहुत भयंकर तरीके से ढूंढा जब मिला जाके, ठीक है, बुक ही नहीं मिल रही थी, है ना, और मेरे को पता नहीं एडिटर ने ये पता नहीं कहां से क्वेश्चन दे दिया अधूरा। हाँ चलो खैर सॉल्व करते हैं अब इसको। तो देखो पूछा ये है इस क्वेश्चन में कि भाई साहब ये एक पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है, ठीक है, हाथ से बनाया तो थोड़ा लग नहीं रहा होगा, और AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, ये AC है ये BD इसके डायगोनल है। तो पहला ये प्रूफ करना है, दूसरा ये प्रूफ करना है, यानी कि पहली चीज क्या प्रूफ करनी है, AC प्लस BD इक्वल टू क्या। तो आप क्या करोगे, देखो AC प्लस BD, है ना। अब एक बात बताओ, एक्चुअल में अगर आप यहां से देखो यहां तक, तो AC क्या है, डायगोनल है, और आप सबको पता है पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ AB प्लस BC वेक्टर। तो AB वेक्टर, यहां पे अगर मैं सिर्फ इस AC को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, AB प्लस BC। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं इसीलिए सिंपल करा रहा हूं, चीजें आसानी से समझ में आए। और BD भी देखो डायगोनल है भाई साहब, B और D भी डायगोनल है। तो अब यहां पर ये चेक करना पड़ेगा आखिरकार ये BD किस चीज का सम है। तो BD देखो किस चीज का सम है, BC डायगोनल, वेक्टर BC प्लस CD, वेक्टर BC प्लस CD, BC प्लस CD करेंगे, फिर एक और ऐसे करके डायगोनल खींच देंगे, तो ये कौन सा सम हो जाएगा, बताओ किसका हो जाएगा, दिख रहा है ना। अरे यार आप बहुत समझदार हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी देखोगे तो ऐसे पता चल जाएगा। ये BC है, ठीक है, और ये CD है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों का बताओ वेक्टर सम क्या होगा, तो आप कहोगे ये होगा भाई साहब BD, ठीक है। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, ठीक है। अब देखो करना क्या है, BC प्लस BC 2BC, और ये हो गया AB प्लस CD प्लस 2BC। अब यहां पे ध्यान दो, AB प्लस AB, और ये क्या है CD, ये AB है ये CD है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। पर दिक्कत एक है, AB के एंटी पैरेलल है CD, AB ऐसे है और CD ऐसे है, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक का नेगेटिव साइन लेंगे, एक को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो CD वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से CD वेक्टर को मैं लिख सकता हूं माइनस AB, ऐसे भी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि CD बराबर तो है AB के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस क्या बता रहा है दोस्त, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, CD की जगह माइनस AB लिख देता हूं, और यहां पे प्लस 2BC कर देता हूं, ये इससे मर जाएगा। तो आंसर आएगा आपका AC प्लस BD
का वेक्टर 2BC के बराबर है। तो क्या मैच कर रहा है? हाँ सही है। तो पहला प्रूफ हमने सही से कर दिया। अब देखो दूसरा बहुत सिंपल तरीके से यही कर दे रहा हूं मैं। हाँ दूसरा देखो, AC माइनस BD इक्वल टू, AC माइनस BD इक्वल टू क्या लिखेंगे? पहले देखो AC को क्या लिख सकते हैं? AC को फिर से वही लिख दो, AB प्लस BC, AB प्लस BC। और BD को क्या लिख सकते हैं दोस्त? BD को फिर से हम क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD, लेकिन माइनस का साइन साथ में आएगा तो BC माइनस CD, यही हो जाएगा ना? हाँ सही है। अरे माइनस ये साथ में है ना ये, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ BC से BC तो मर गया, अब बचा क्या? AB, हाँ साथ में CD, AB माइनस CD, ये हो गया AB और ये हो गया CD। ठीक है, आंसर देखना है पहले किस में आना है। आंसर किस में दे रखा है? AB की फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा दोस्त, इसको तो ऐसे ही AB लिखा रहने दूंगा, ये माइनस का साइन है। एक बात बताओ, CD का डायरेक्शन इधर है, AB का इधर है, तो मैं CD को क्या लिख सकता हूं? यहीं से देखो माइनस AB लिख सकता हूं क्या? हाँ तो ये कितना हो जाएगा? 2AB। हाँ तो क्या ये चीज इसके बराबर आ गई? हाँ सर, बहुत सिंपल। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आगे और टफ क्वेश्चन कराऊंगा जब पॉलीगन वगैरह दे रखा होगा तब। ठीक है, तब तक के लिए हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड, और आज की बातें अपनी यहीं खत्म करते हैं। ठीक है प्यारे, आज की बातें हम अपनी यहीं खत्म करते हैं। तो देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान लो मेरे पास एक वेक्टर है A इक्वल टू 4 मीटर, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास वेक्टर V, सीधे सीधे नहीं दे रखा वेक्टर भी कुछ ऐसा दे रखा है 3 मीटर के समथिंग, और इसका जो एंगल है वो दे रखा है थीटा इक्वल टू 45। तो इसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की मदद से ऐड करो। ठीक है, ऐड करो। तो क्या करोगे तुम क्या करोगे? यानी कि A प्लस बी पूछ रहा हूं मैं, तो बताओ जल्दी से, A प्लस बी बताओ फटाफट क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है जो हमारी बोर्ड पे बहुत सफाई दिखाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं एक क्वेश्चन एक ही पेज पे किया करूंगा आज से। ठीक है, तो होगा क्या? वेक्टर A को हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, ध्यान दो, वेक्टर A को हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, और पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर B को इसकी टेल पे चढ़ा देंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में टेल से टेल मिला, तो इसको पकड़ के यहाँ मिला दूंगा ऐसे। ओके, तो ये हो जाएगा वेक्टर B। एंगल कितना है? 45 हॉरिजॉन्टल से। ठीक है प्यारे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसे एक्सटेंड कर ले रहा हूं ऐसे, इसे भी ऐसे एक्सटेंड करके पैरेललोग्राम बना लिया। ये हो जाएगा मेरे प्यारे रिजल्टेंट। ठीक है, तो डायग्राम तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अब देखो R इक्वल टू क्या होना चाहिए? रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वेक्टर नहीं, एक्चुअली में हम ये क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर के साथ नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे सिर्फ। अगर वेक्टर लिखा है, वेक्टर भी दे रखा है आपको और मोड में है ये चीज, तो इसका मतलब भी हो गया मैग्नीट्यूड, क्योंकि किसी भी वेक्टर पे अगर वेक्टर को मोड में बंद कर देते हैं तो उसका मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, AB के साथ आएगा आपका कॉस थीटा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो रूट के अंदर A बोले तो 4 स्क्वायर, B बोले तो कितना है? 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 45 की वैल्यू। कॉस 45 की वैल्यू अगर रखोगे तो 1/√2 रखोगे। ठीक है प्यारे, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये √2 से √2 मर जाएगा √2 बार। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब ये √2 का शौक पाली लिया है तो फिर आंसर गंदा सा आएगा। 4 4 जा 16, अरे यार ये तो बच्चों वाली चीज़ है। 16 प्लस 9 25। ठीक है, 25 प्लस रूट के अंदर 4 3 जा हो जाएगा आपका 12√2। तो ये आंसर ऐसा आएगा अपना। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट। ये क्या हो गया? इसके रिजल्टेंट का आंसर। अगर आपसे पूछ लिया कि ऐसा करो, हमें ये भी बता दो, क्या बता दो? क्वेश्चन में ही लिखा है। हमें एक और चीज पूछी है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर V। खतरनाक, वेक्टर B से पूछिए इस बार, A से नहीं। यानी कि ये वाला डायरेक्शन पूछना चाह रहा है। डायरेक्शन से इसका संबंध क्या है? एंगल। तो एंगल पूछना चाह रहा है वेक्टर B से रिजल्टेंट का, तो ये हो जाएगा अपना वेक्टर B से रिजल्टेंट का एंगल। तो ये वाला एंगल जो आएगा ना, वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये एंगल कैसे निकालूंगा? जैसे कि मानो मैंने इस एंगल को बोला अल्फा, क्या बोला? tan अल्फा।
टेन अल्फा क्या होता है प्यारे? टेन अल्फा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे याद करने की ट्रिक बताऊं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ध्यान दो। दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मैंने आपको याद कराया है वेक्टर ए है, जैसे कि मान लो ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए से जो एंगल बनता है वो निकाल लो। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए से जो एंगल बनता है वो निकाल लो, जिसे मैंने अल्फा डैश बोल दिया। क्या बोल दिया? जिसे मैंने जिसे मैंने क्या बोल दिया, अल्फा डैश। ठीक है, समझ में आया? या तो टेन अल्फा डैश निकालो। कैसे निकालोगे? आपने जो फॉर्मूला पता है, टेन अल्फा डैश हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा ही है ना ये। अब देखो, क्योंकि हम ये अल्फा निकाल रहे हैं, तो अल्फा के सामने वाला वेक्टर क्या है, बी, तो बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, साथ में यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड प्लस हो जाता था। याद मुझे भी नहीं है फॉर्मूला, मैं तो बस ऐसे ही लिखता हूँ जैसे मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। मैंने आज तक याद नहीं किया, रटा ही नहीं जाता मेरे से। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही याद करो बार बार लिख के, है ना। तो देखो बी क्या हो जाएगा, हाँ 4, नहीं बी कितना है दे रखा है, हाँ बी दे रखा है 3, साइन 45 की वैल्यू हुई 1/√2। ए कितना दे रखा है 4 + 3 × 1/√2। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा टेन अल्फा इक्वल टू 3/√2 अपॉन, ठीक है, 4√2 + 3 अपॉन √2। ये √2 से √2 मरा, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3/4√2 + 3। यही है, हाँ सही है। तो ये आया टेन अल्फा। अगर अल्फा एंगल निकालने की बात आई तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 3/4√2 + 3। कितना टफ आंसर आ गया। अगर आपने यहाँ से अल्फा एंगल निकाल लिया, अल्फा नहीं, ऐसे हमने अल्फा डैश बोला है ना, तो अल्फा डैश निकाल लिया और पूछा ये अल्फा है आपसे, है ना, तो क्या करोगे, अल्फा कैसे निकालोगे, थीटा माइनस अल्फा डैश, ऐसे। तो थीटा कितना है 45 डिग्री, तो कुछ नहीं, आप कहोगे भैया 45 डिग्री में से मैंने इसको माइनस कर दिया, कितना, टेन इनवर्स 3/4√2 + 3। ठीक है, ये आंसर है। पर कभी कभी दिक्कत क्या होगा, जो आईआईटी जेई के स्टूडेंट्स होंगे उन्हें ये जो आंसर है वो मैच करता हुआ नहीं दिखाई देगा, मैच ही नहीं करेगा। तो क्या होगा, कभी कभी यही क्वेश्चन आप उल्टे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि कौन सा फॉर्मूला लगा के, एक और फॉर्मूला होता है, देखो हमें अब की बार ये वाला एंगल निकालना है ना, मैंने क्या लिखा, टेन अल्फा इक्वल टू, देखो सारे केस बता सकता हूं जो जो पॉसिबल हो सकता है, एग्जामिनर कितना भी घुमा ले लेकिन आपको नहीं घूमना। तो टेन अल्फा निकालना है, ये अल्फा डैश निकालना आता है आपको, यानी कि जब भी वेक्टर ए से एंगल बन रहा हो तो वो तो आता है आपको। लेकिन अगर किसी टाइम वेक्टर बी से एंगल बनाने के लिए बोल दिया तो कैसे निकालेंगे, टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके सामने वाला एंगल ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहां रखोगे आप मॉड ए साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा तो यही है ना, टेन अल्फा होता क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लेकिन इस बार क्या होगा, बी का मल्टीप्लाई ना होके ए का मल्टीप्लाई होगा। पूछो क्यों, इसके सामने किधर है, यही है ना, इसके सामने देखो, इसके सामने देखो, इसके सामने ये वाली होती है और इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड होगी। अब देखो प्यारे, यहाँ पे भी मॉड ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड क्या होगा, जो बचा, मॉड ए का खेल हो गया तो बचा क्या, मॉड बी। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये भी अप्लाई होता है इसके लिए, इसके केस में। ठीक है, समझ में आया, है सेम वही, लेकिन पहले यहाँ बी था, अब यहाँ ए हो गया। ओके, समझ में आया। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, काफी आसान चीज है ना। 2-4 क्वेश्चन और लगा लोगे तो पूरी बुद्धि में बैठ जाएगी। क्वेश्चन करूं एक और, देखो अब बॉडी इज, अब आते हैं क्वेश्चन जो किताब के फॉर्मेट में होते हैं उस टाइप से। अब बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटी, वन इज 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड अदर इज 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। तो पहले आपको बनाना पड़ेगा कि कोई बॉडी चल रही है बढ़िया तरीके से, धकाधक धकाधक, तो 30 मीटर किधर की तरफ चली, ईस्ट की तरफ, और 40 मीटर किधर की तरफ चली, वो नॉर्थ की तरफ। ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ। अब बताओ फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है, रिजल्टेंट, मतलब इसका रिजल्टेंट बताओ क्या होगा। आप क्या करोगे, वेलोसिटी v1 प्लस वेलोसिटी v2, ये कौन सी है आपकी, मान लो v1 है, ये कौन सी है आपकी v2 है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे प्यारे, कुछ नहीं, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करोगे तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। और देखो ध्यान दो,
इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं है? एंगल तो पता है ना, क्योंकि ये ईस्ट है ये नॉर्थ है ना, ये ईस्ट ये नॉर्थ। एंगल कितना? 90 डिग्री होता है हमेशा। तो फिर क्या रह गया? रिजल्टेंट इक्वल टू एक ही जगह b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक ही जगह b1, यहाँ आ जाएगा b2 और यहाँ आ जाएगा cos 90, क्योंकि एंगल कितना है? 90। तो देखो जब भी cos 90 दे रखा हो तो आपके लिए एक बहुत बेनिफिट हो जाता है। पूछो क्या? cos 90 तो होता है पूरा का पूरा जीरो टर्म। क्या होता है? पूरा का पूरा जीरो। तो रिजल्टेंट निकालना बड़ा आसान हो जाता है, कुछ नहीं, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर करना है। तब रिजल्टेंट क्या आएगा? देखो b1 30 b2 40। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 50 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा? 50 मीटर पर सेकंड रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया है सिर्फ। अभी आपको डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। क्या? डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? ये वाला एंगल चाहिए आपको, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल दो आसानी से। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40/30। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगा दी? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है दो वेक्टर के बीच में, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 4/3। ठीक है प्यारे, क्या आएगा? 4/3। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में वैसे पढ़ाया है कि tan इनवर्स 4/3 अगर कहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है थीटा जो एंगल आया वो कितना आया? 53 डिग्री। याद भी कर सकते हो आप, इसे याद कर सकते हो, क्या करना है बार बार मिलेगा ये क्वेश्चंस में। देखो tan थीटा इक्वल टू 4/3 है, इसका मतलब थीटा जो एंगल होगा वो कितना होगा? 53। साफ साफ बात बताऊं, इसका ये मतलब हुआ कि tan 53 डिग्री का जो वैल्यू होगी वो होती है आपकी 4/3। यानी कि अगर कोई पूछे, ये इनवर्स में इधर पहुंच जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, तो लिखेंगे क्या? 4/3। इसका मतलब क्या हुआ? ये 53 डिग्री है। तो भाई तो लिख दिया मैंने, समझ में आया? अरे बहुत आसान है, बवाल चीज है, एकदम आग लगा देगी जिंदगी में। अकाउंट नंबर पूछ रहे हैं पेमेंट करने के लिए, इन्हें बताओ। अकाउंट नंबर मैं इन्हें दे दूंगा है। ये कुछ फ्रॉड लोग हैं जो कि मैसेज करते हैं कि सर आप अपना अकाउंट नंबर बताओ, हमें पेमेंट करना है। अलग अलग तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। चलो ठीक है, आंसर आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखो, अब इस आंसर को मैं सजा कैसे सकता हूं अगर लिखना है तो? देखो मैं ये कह सकता हूं 50 मीटर पर सेकेंड, है ना, फिर यहां पे लिख दूंगा मैं 53 डिग्री एंगल फ्रॉम वेलोसिटी v1, यानी वेक्टर v1 से 53 डिग्री का एंगल भी बनाएगा वो। ओके चलो, यहां पे देखो टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सुनो, दो इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर। पहली बात तो एक फोर्स है मान लो F1, है ना, दूसरा फोर्स है F2, ये दोनों बराबर है ना। और ये भी बोला है देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर। इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना साला वो भी इक्वल होगा किसी एक के। अब एक बात बताओ, किसी एक के इक्वल हो गया तो दूसरे के इक्वल तो वो वैसे ही हो जाएगा, जबरदस्ती होना पड़ेगा, उसे होना पड़ेगा कि नहीं? ये तो रिश्ते वाली बात हो गई। ठीक है, समझो समझो, ध्यान से समझो। तुम्हारे छोटे भाई की शादी हो रही है, ठीक है, ठीक है, तो छोटे भाई की जो बीवी है वो तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी बन जाएगी बाय डिफॉल्ट, अगर उसके बच्चा हो जाता है 1-2 साल बाद, ठीक है, तो क्या होगा? तुम बाय डिफॉल्ट उसके ताऊ बन जाओगे तो यही तो केस है यहाँ पे। F1 F2 दोनों इक्वल हैं और रिजल्टेंट क्या कह रहा है? एक के बराबर है, तो दूसरे के बराबर तो अपने आप हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखो पहले, क्या आएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस, हाँ पूछ रहा होगा यहाँ पे एंगल क्या होगा तो वो निकालेंगे। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, यहाँ आएगा cos थीटा, ये थीटा ही फाइंड करना है ना। तो व्हाट इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन देम? इंक्लाइनेशन का मतलब होता है एंगल, तो कुछ नहीं करना, आप सबको पता रिजल्टेंट का मतलब है, यहाँ पे F1 रख दो, तो हर जगह F1 होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, स्क्वायर रूट लग रहा है यहाँ पे, तो मैं स्क्वायर करके रूट हटा दूं तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्योंकि यार रूट हटाने से ना क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो पहले रूट हटा लिया करो। अब यहाँ पे आर की जगह क्या लिखोगे? F1 स्क्वायर। F1 तो यहाँ पे है ही है, F2 क्या है? वो भी, हाँ उसे भी, F2 को भी F1 लिख दो, मतलब सारे वेरिएबल को एक ही कर दो। 2 F1 इंटू F1 क्या हो जाएगा? F1 स्क्वायर।
यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। यानी कि मैंने F2 की जगह भी F1 रख दिया और R की जगह भी F1 रख दिया। वो इसलिए किया मैंने क्योंकि यहाँ ध्यान दो, ये है F1 स्क्वायर, ये F सारी कॉमन ले लूंगा, ठीक है, स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 1, 1 + 1 2, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको समझ में आया ना तुम्हें? 1 प्लस इसमें भी 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो F1 स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 + 2 cos थीटा। प्यारी समझ में आ रहा है? F1 से F1 मरा और यहाँ बचेगा सिर्फ 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 = 2 + 2 cos थीटा। अब ये 2 इधर आएगा तो ये आ जाएगा -1 = 2 cos थीटा, ये हो जाएगा -1/2 = cos थीटा। अब एक बात बताओ, cos थीटा अगर माइनस में आ रहा है तो पता है इसमें थीटा की वैल्यू क्या रखी जाएगी, है? तो चलो ये आपको मस्त समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, कल कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग हो जाओगे परेशान, इसलिए कुछ काम छोड़ते हैं कल के लिए भी। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मस्त पढ़ते रहो और धुआंधार आग लगाते रहो, टेस्ट सीरीज वगैरह भी देखते रहो, ठीक है, बिना टेस्ट के काम नहीं बनेगा। बाय बाय।